Hello students, welcome to our channel ML classes. Our today's topic is Ohm's law. Ohm's law आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्लास 10th का एग्जाम आए बोर्ड का और ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। अभी इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट डालकर लिख लो, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में, कहीं भी आ सकता है। ये 5 नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा, 1 नंबर में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आए ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो ओम्स लॉ है ये किस और किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है? ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। तो सबसे पहले तो यही लाइन लिखनी है हमको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओम्स लॉ गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Ohm's law gives the relationship between current and potential difference. Current and potential डिफरेंस। ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। अब ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट के फ्लो में, जो हमारा करंट फ्लो होता है कंडक्टर में, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। यही हमारा ओम्स लॉ होता है। अब इसको लिख लेंगे ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ गलत हो जाएगा। अगर कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ हमारा सेटिस्फाई होगा। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट सबसे पहले ये लिखना बहुत जरूरी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली proportional to the potential difference अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां होता है? ये एंड्स पर होता है, अक्रॉस इट्स एंड। डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, यही होता है हमारा ओम्स लॉ। अब इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? मानो I हो गया हमारा करंट, इफ I इज करंट हो गया, एक कंडक्टर ले लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे और उन सबको रखकर देखेंगे कि किस तरीके से ओम्स लॉ हमारा बनता है। तो लिखेंगे इफ I इज द करंट फ्लोइंग, इफ अगर if I is the current flowing through the conductor,
जो आई है हमारा वो तो करंट फ्लो हो गया कहां से, कंडक्टर से, और वी क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड वी, वी हमारा कैपिटल है, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, V क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, और वोल्टेज इस तरीके से भी लिख देंगे हम, कहां, उसके एंड्स पर, अक्रॉस इट्स एंड, अक्रॉस इट्स एंड, इट्स एंड्स। तो इसके हिसाब से हमारा ओम्स लॉ क्या हो गया, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब हम इन सभी ये जो टर्म है, ये आई और वी जो टर्म है, इसको ओम्स लॉ के डायरेक्ट, ओम्स लॉ के साथ लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्या लिख देंगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा, लेकिन कब होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन पर होगा, अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट डायमेंशंस पर होगा। तो इसके आगे लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। अब इसको हम पलटकर भी लिख सकते हैं, इसको हम पलटकर भी लिख सकते हैं। तो पलटकर लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम पलटकर भी लिख सकते हैं, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे भी लिख देंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले यहां तक नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो है, यहां एक कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म R ले लेंगे, तो हम इसको फिर कैसे लिख देंगे, और जब हम कांस्टेंट R ले लेंगे, R फॉर रेजिस्टेंस कांस्टेंट ले लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। फिर हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, V इज इक्वल टू आर आई। यहां पर R क्या है, R है यहां पर रेजिस्टेंस, तो यहां लिखेंगे वेयर R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, वेयर R इज कॉल्ड, वेयर R इज कांस्टेंट, वेयर R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो R कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये यहां पर सिर्फ V और I के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ V और I के लिए R कांस्टेंट है। तो अब आगे क्या लिखेंगे हम, इसमें एक और लाइन ऐड करेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, the value of this constant
जो हमारी आर कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी नेचर लेंथ एरिया पर, इज डिपेंड ऑन द नेचर लेंथ एरिया, नेचर लेंथ एरिया टेम्परेचर हमने आपको बताया था कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो यहां तक लिखेंगे पहले, फिर आगे देखेंगे जो हमारी ये टर्म है v इज इक्वल टू आर इंटू आई, पहले इसको लिखेंगे। देखो v इज इक्वल टू आर इंटू आई। अब मानो हमारे पास ये है तो हम इसको अलट पलट कर भी तो लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, द अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, द अबव इक्वेशन can be written as, देखो अगर हमको यहां से मानो r की वैल्यू निकालनी है, यहां से हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो ये i इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू v अपॉन आई, r इज इक्वल टू v अपॉन आई हो जाएगा हमारे पास। जहां एक और बार हम आपको रिवाइज करने के लिए लिखवा देते हैं कि v क्या है, r क्या है, i क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर v इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है हमारा, करंट, I क्या है करंट, और R क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। यहां तक नोट करेंगे। देखो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये आया था हमारे पास। अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख देंगे, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन ये I4 क्या लिखवाया था हमने, करंट, I4 लिखवाया था हमने करंट, और इज इक्वल टू R क्या है हमारा, R है हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस, आगे लिख देंगे विच इज कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट है। अब इसी को एक डेफिनेशन बनाकर लिख देंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस the ratio of potential difference applied between the end of a conductor, applied between the ends of a conductor कंडक्टर के दोनों एंड्स पर, and the current flowing through it, and the current flowing
एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द करंट फ्लोइंग, करंट हमारा यहां हो गया, और क्या बच गया, और बच गया कांस्टेंट, तो क्या लिख देंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज ए कांस्टेंट क्वालिटी, सॉरी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, कॉल्ड रेजिस्टेंस। देखो एक और बार समझा देता हूं, जो हमारा रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट है वो रेशियो है, अगर हम इस तरीके से अपॉन में लिखते हैं तो इसको हम रेशियो भी बोलते हैं, तो वो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो एंड्स के बीच में जो होता है, जो डिफरेंस दो एंड्स के बीच का होता है वो, और किसका रेशियो, और करंट फ्लोइंग जो उसके बीच में करंट फ्लो हो रहा है, वही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। अब यहां हम क्या देख रहे हैं, देखो अगर ये R इज इक्वल टू वी अपॉन आई है तो यहां से हम I की भी तो वैल्यू, करंट की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें गिवन क्या है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर मानो हमें यहां से I की वैल्यू निकालनी है करंट की, तो क्या करेंगे, इसके सामने तो गिवन लिख देंगे ये, क्योंकि ये हमें पहले से ही पता है, या ऐसे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्योंकि यहां तक हम तो पढ़ चुके हैं ना, हम यहां तक पढ़ चुके हैं तो ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं, वी नो दैट। तो अगर हमें यहां से आई की वैल्यू निकालनी है तो इस आई को इधर पहुंचाएंगे, तो आर इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो गया, वी, आर इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो गया, वी। आई की वैल्यू निकालनी है, आई को अकेला रखना है, तो आर को उधर पहुंचा देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर करंट निकालना होगा तो करंट के लिए ये हो गया, इसके सामने लिख देंगे करंट, इसके सामने क्या लिख देंगे, करंट, क्योंकि आई हमारा करंट होता है। नोट करेंगे इसको, देखो हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, हमने फाइंड किया था करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, जहां आई क्या है, करंट, यहां आई क्या है, करंट, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वी है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारा आर क्या है, रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, कॉल्ड क्या, कांस्टेंट, इसको रहने देंगे, अब तक तो याद भी हो गया होगा। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट चीज हम देख पा रहे हैं, जो हमारा करंट है, करंट आई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है पोटेंशियल डिफरेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। इन दोनों पॉइंट्स को लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों। नंबर वन लिखेंगे क्या, वन, द करंट इज डायरेक्टली proportional to the potential difference, potential डिफरेंस। देखो जो ऊपर लिखा होता है, ऊपर उसके लिए तो लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो इधर नीचे लिखा हुआ होता है उसके लिए लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नंबर टू क्या हो जाएगा, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
प्रपोर्शनल टू दी किसके रेजिस्टेंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यहां तक नोट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर करंट को घटा बढ़ा देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या होगा, अगर उसको आधा कर देंगे तो क्या होगा, डबल कर देंगे तो क्या होगा। 4-5 कंडीशंस बनती हैं, चारों पांचों कंडीशंस को लिखेंगे, ये वाला नोट करेंगे। पहले देखेंगे पहला पॉइंट क्या है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देते हैं तो जो हमारा करंट फ्लोइंग है वो भी डबल हो जाएगा। पहला पॉइंट यही है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, इफ द नंबर 1 लिखेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends, if the potential difference across the end of a conductor is doubled, of a conductor is doubled, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया किसी कंडक्टर के को तो क्या होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, the current flowing through it, तो जो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसका क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑल्सो गेट्स डबल्ड, ऑल्सो गेट्स डबल्ड, तो हमारा करंट भी डबल हो जाएगा। नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 क्या कंडीशन होने वाली है, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आधा कर दिया जाएगा तो हमारा करंट भी आधा हो जाएगा। तो लिखेंगे नंबर 2, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ्ड, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, potential is halved, is halved, then the current also get halved, then the current gets also halved। नंबर 3 कंडीशन देखेंगे, नंबर 3 कंडीशन है अगर हमारा रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, अगर हमारा जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है वो डबल हो रहा है तो हमारा करंट आधा हो जाएगा। लिखेंगे इफ the resistance gets doubled, अगर हमारा रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट आधा हो जाएगा। देन द करंट इज हाफ्ड। फोर्थ कंडीशन देखेंगे क्या बनने वाली है हमारी। फोर्थ कंडीशन है अगर हमारा रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो करंट हमारा डबल हो जाएगा। नंबर 4 लिखेंगे इफ द रेजिस्टेंस gets double, if the resistance gets halved,
then the current is double। तो हमारा करंट डबल हो जाएगा। यहां से क्या समझ में आया? अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट कम हो रहा है, अगर हम रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे पास एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके पास 24 वाट की बैटरी है एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम, और 60 ओम का रजिस्टर है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? करंट मींस आई, हमको आई फाइंड करना है। देखेंगे सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, हमको क्या गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमको यही चीजें लिखनी होती हैं। तो देखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमको क्या गिवन है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट हैज अ 24 वॉट बैटरी। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या? V कितना है? 24 वोल्ट, 24 वोल्ट्स। अब नंबर 2 हमको क्या गिवन है? रजिस्टर, हमको रेजिस्टेंस R गिवन है। रेजिस्टेंस R गिवन है हमको 60 ओम, 60 ओम। और हमको फाइंड क्या करना है? करंट I, करंट I हमको फाइंड करना है। अब देखेंगे यहां क्या लिखेंगे। हम जानते हैं कि ओम्स लॉ में ये तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी वैल्यूज। तो यहां क्या लिखेंगे? नाउ पुटिंग दीज वैल्यू इन ओम्स लॉ इक्वेशन। नाउ पुटिंग these values in Ohm's law equation। Ohm's law equation, Ohm's law equation क्या है? R is equal to V upon I, R is equal to V upon I, ये है। अब इसमें इन वाली वैल्यूज को रखेंगे। देखो R क्या है हमारे पास? 60। देखो R की जगह पर 60 रखेंगे तो 60 इज इक्वल टू V की जगह पर 24 रखेंगे, 24 अपॉन I हमको फाइंड करना है तो अपॉन I। कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इसको सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। I इधर हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर चला गया डिवाइड में, सॉरी इधर डिवाइड में है, इधर चला गया मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया हमारा 60 इंटू I इज इक्वल टू 24, इस तरीके से। अब ये 60 मल्टीप्लाई में है, इधर चला गया डिवाइड में। I इज इक्वल टू 24 अपॉन 60, ये आ गया। अब ये किससे कटेगा? जब हम इस 60 से इस 24 को काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। I इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। वोल्ट की हमने आपको ऐसा यूनिट बताई थी एम्पियर, तो ये 0.4 एम्पियर। ये आ गया हमारा आंसर। I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। नोट करेंगे इसको। Like and subscribe.